अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की बात करेंगे। आज के दिन मार्केट में एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई। फाइनली सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी चेंज देखी गई इन दी स्टॉक मार्केट। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नंबर जब आने वाले दिनों में एक अच्छा, हम कह सकते हैं, रिटर्न बिल्डअप करते हुए दिखाई देंगे तो यकीनन मार्केट के लिए भी और खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा एक पॉजिटिव जोन होगा। तो आज डिटेल डिस्कशन करेंगे, साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर साहब के हवाले से बात करना जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का आज हम कह सकते हैं थर्ड डे है। साथ साथ यहाँ पे बड़ी एक अच्छी न्यूज़ है। हम देख रहे हैं कतर के, सऊदी अरब के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं। और हम कह सकते हैं कि जब जीसीसी कंट्रीज़ में एक फाइनेंस मिनिस्टर्स की आपस में मुलाकातें होती हैं, काउंटर पार्ट्स की मुलाकातें होती हैं, तो उसमें ये देखा जाता है कि बिजनेस कैसे प्रमोट होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है रीजन के अंदर और खासकर कंट्री टू कंट्री। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे कि साथ साथ ये जो एक प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इससे कितना ज़्यादा पाकिस्तान बेनिफिशरी हो सकता है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो पूरी दुनिया इस चीज़ को एक फोकस की हुई है कि पाकिस्तान के अंदर एक अट्रैक्शन है बिजनेसेस की। तो यहाँ पे हमारे लिए एक मैटर करता है कि हम अपने आप को कैसे मार्केट करते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ कराकोरम हाईवे फेज़ 2 का जो एक काम है वो शुरू हो चुका है और इस काम के अंदर यकीनन जो एक ट्रेडिंग है, यानी कि जो एक ट्रेड का पर्सपेक्टिव है वो ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक हाईवे होती है तो उसके ऊपर यकीनन आपको सबसे ज़्यादा फोकस ये होता है कि आपकी जो ट्रेड है और ख़ासकर वो जो एक बाय रोड है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो और उससे जो एक इनकम है वो जनरेट हो। ख़ासकर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं या हमारी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी मुस्तफ़ीद हो। और विंटर सीजन में आपको याद होगा कि पूरे साल खुली रहेगी, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के दिन। और साथ साथ अलीम खान साहब प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, उनकी भी कुछ एक उज़्बेक जो एम्बेसडर हैं उनसे मुलाकात हो रही है, उज़्बेक इन्वेस्टर्स से मुलाकातें हो रही हैं। आइडिया ये है कि पाकिस्तान में अपनी प्रोडक्ट्स को लाना और पाकिस्तान की मार्केट के साथ थोड़ा सा एक कोऑपरेट करना, वो आज इसके बारे में बात करेंगे। सो हमारे साथ जो हमारे सेगमेंट्स हैं उनके अंदर गेस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम अभी देखते चलते हैं आज की जो हमारे पास रिपोर्ट ऑटो सेक्टर के हवाले से, क्योंकि ऑटो फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा एक नज़र आ रही है। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट का कम होना वो कितना फ़ायदेमंद हो रहा है, उतना ही ऑटो फाइनेंसिंग पे काम हो रहा है। एक रिपोर्ट देखते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ऑटो फाइनेंसिंग एक मालियाती सहूलत है जिसके तहत बैंक या मालियाती इदारे अफराद को गाड़ी खरीदने के लिए कर्ज फराहम करते हैं जो मुकर्ररा मुद्दत में अकसात की सूरत में वापस किया जाता है। पाकिस्तान में ऑटो फाइनेंसिंग की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक दिसंबर 2024 में ऑटो फाइनेंसिंग का हुजम 235 अरब रुपए से तजावुज कर गया, जो नवंबर 2034 में 234.6 अरब रुपए था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा आदादो शुमार के मुताबिक जून 2022 में ऑटो फाइनेंसिंग का हुजम 368 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर था, जो बाद में कम होकर दिसंबर 2024 में 235 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। शरह सूद में कमी के बायस ऑटो फाइनेंसिंग में इजाफा देखा जा रहा है। स्टेट बैंक ने जून 2024 में पॉलिसी रेट को 22% से कम करके 20% किया, जो दिसंबर 2024 में मजीद कम होकर 13% तक आ चुका है। रवा महीने के आखिर में पॉलिसी रेट की शरह में कमी का इम्कान है। माहिरीन का ख्याल है कि 2025 के पहले 6 माह में ऑटो फाइनेंसिंग में मजीद इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि बैंक और कार साथ इदारे शरह सूद में कमी के पेश नजर प्रमोशनल ऑफर्स की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ताहम ऑटो फाइनेंसिंग के हद में इजाफा करके इसमें मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। कार असेंबलर्स और बैंकर्स का ख्याल है कि अगर स्टेट बैंक ऑटो लोन्स की हद 30 लाख से बढ़ाकर 50 से 60 लाख रुपए कर दे तो ऑटो फाइनेंसिंग में मजीद इजाफा मुमकिन है। वेलकम बैक। आपने रिपोर्ट देखी ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में वी हैव हियर द गेस्ट, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब। आप हैं मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू जी। इख्तियार बेग साहब, क्या कहेंगे? एक तो आपने सबसे पहले, मैं चाहती हूँ कि जो एक मेन न्यूज़ है उससे आगाज़ करें। हम देख रहे हैं कि जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से फाइनेंस मिनिस्टर साहब और कतरी फाइनेंस मिनिस्टर, सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मुलाकात हुई है। अच्छा, ये काउंटर पार्ट्स की मुलाकातों में क्या चीज़ें हैं जो सामने आई है और इनसाइड स्टोरीज़ क्या है, ये हमें बताइए। देखिए, ये गल्फ़ ममालिक से जब भी हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती थी तो हम उनके पास जाते थे कि हमें सेफ डिपॉज़िट रखवा दें, अपने डिपॉज़िट जो रोल ओवर करने हैं वो रोल ओवर कर लें 2 साल 3 साल के लिए। लेकिन फिर अब इस बार जब ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और हमारे कोलिशन पार्टनर बने,
तो तय ये किया गया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में लोन देने के बजाय या रोल ओवर करने के बजाय। तो उस पर उन्होंने बड़ी संजीदगी से इस सेक्टर भी आइडेंटिफाई करे और हमने भी उनको पेशकशें दी जो बहुत ही अट्रैक्टिव थी। पहली पेशकश थी हमारी रिकोडेक के 10 से 15% शेयर हैं जो $500 मिलियन से $1 बिलियन तक की है इक्विटी की शक्ल में। वाओ। इक्विटी की शक्ल में, यानी उस प्रोजेक्ट में वो अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। इसका जो एक दूसरा हमारा पार्टनर है बैरिक गोल्ड, वो भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि ये हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें $500 बिलियन या $1 बिलियन की फौरी ज़रूरत है। हमें इस प्रोजेक्ट को पाए तकमील करने के लिए कई $बिलियन खर्च करने पड़ेंगे जो हमारे पास वसाइल नहीं है। लिहाजा हम ऐसे लोग पार्टनर लाएं जिनकी डीप पॉकेट हों और वो उस प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करके उस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाएं, नहीं तो ये पेपर पे ही रहेगा प्रोजेक्ट। तो एक तो बड़ी बात ये हुई है कि रिकोडेक की 10 से 15% शेयर मोर और लेस फाइनल है और आइंदा चंद महीनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये ट्रांसफ़र उनको हो जाएंगे। काबीना से भी इसकी मंजूरी ले ली है, हमारे कोलीग्स हैं सब काबीना में साथ होते हैं, तो ये अच्छी खबर हमने आपस में डिस्कस की। दूसरी चीज़ जो अच्छी हुई है और बड़ी खबर है आज की जी, वो है कि वर्ल्ड बैंक ने $20 बिलियन का असिस्टेंस दिया है पाकिस्तान को, और वो तमाम सेक्टर हैं जो इसकी हमें सख्त ज़रूरत है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड नेटवर्क, क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी एलिविएशन, गुर्बत में कमी, बिजनेस डेवलपमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें आपका विंड पावर, सोलर पावर वगैरह आते हैं, उनमें सरमायाकारी के ये 20 बिलियन आइंदा 10 साल देने को बात है। तो अगर आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 2 बिलियन सालाना हमें ये वो देने को तैयार हुए हैं, और ये बड़ी बात है। और इसकी वजह, अच्छा, इसके पीछे काफ़ी कोशिशें की गई, वर्ल्ड बैंक की ही बात हो रही है और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात हो रही है। एक मुतवस्सित तबका है जिसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि पॉवर्टी एलिवेशन जो आपने नाम लिया, कि यकीनन उसे गुर्बत की एक लकीर से आगे बढ़ना चाहिए। खाने पीने की जो फूड सिक्योरिटी के हवाले से इश्यूज हैं उनको देखना, और पाकिस्तान ने बड़े चैलेंजेस भुगते हैं। हमने फ्लड से लेकर अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर क्लाइमेट से लेकर बहुत सारी चीज़ें देखी। क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, शायरी रहमान भी थी, हम भी थे, उसमें जो प्लेजेस हुई थी शर्म अल शेख में, थर्मल से, वो प्लेजेस पूरी नहीं हमें दी, और मामूली रकम मिली ज़रूर, लेकिन मेन जो क्वांटम एग्री किया था 10 बिलियन का, पता नहीं 12 बिलियन का, वो नहीं हुआ। और जो हुआ भी वो एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक का था, तो वो तो बैंक का है, वो वापस करना है, मार्कअप है, उसमें हम ऐसा कोई एक्साइटमेंट नहीं देते। लेकिन जो ममालिक ने प्लेज किया था पाकिस्तान को देखते हुए कि पाकिस्तान में जो फ्लड आए हैं, अर्थक्वेक पहले आए थे, जलजले, तो उसको रोकने के लिए वो पैसे हमें पूरे नहीं मिले थे। अच्छा। लिहाजा ये खुशाइन बात है, $1 बिलियन IMF भी देने को तैयार हुआ है क्लाइमेट चेंज पे, और वो हमारा जो हिसाब से प्रपोजिशन इतना ही बनता है 1 बिलियन, और वो IMF हमें क्लाइमेट चेंज के मंसूबों में सरमायाकारी के लिए इंशाल्लाह देगा। तो इससे हमारा फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेंगे, इनफ्लो भी हमारा बढ़ेगा, और जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स के प्रोजेक्ट हैं जब वो उसमें अमल दरामद होगा तो जॉब क्रिएशन होगी, नई मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे और इकानमी ग्रोथ आएगी। तो हम जो चाहते थे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ 6% की, हम 4% से आगे जाते नहीं है, क्योंकि 4 से आगे गए तो इकोनॉमी हीटअप हो जाती है। तो इख्तियार बेग साहब, अब हम देख रहे हैं कि इस मंथ के एंड में 29 और 28 को पॉलिसी अनाउंसमेंट भी है न्यू, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और अब आने वाले दिनों में जब हम देख रहे हैं ऑटो फाइनेंसिंग, आपने रिपोर्ट भी देखी, अब बढ़ रही है, लोग अब थोड़ा सा बैंक से उधार लेना स्टार्ट कर चुके हैं। एक ही वजह है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो 22% पहुंच गए थे, अब कम होकर 13% पर आ गए। बिल्कुल। लेकिन कैबोर कराची इंटर बोरिंग रेट अब हमें 11 और 10% पे भी मिल रहा है। अच्छा। तो इसके माने ये हैं कि अब मार्कअप ऑलरेडी सिंगल डिजिट की तरफ जा रहे हैं, जो हम चाहते थे, क्योंकि बढ़ना भी यहीं से शुरू हुए थे, सिंगल डिजिट था पहले। तो ये मार्कअप जब कम होंगे तो
स्टॉक भी ऊपर जाएगा और ऑटो फाइनेंसिंग भी बढ़ेगी। ऑटो फाइनेंसिंग तकरीबन रुक गई थी क्योंकि 23% प्लस 2% बैंक लैंडिंग रेट में क्वेश्चन रखते, तो 24% 25% कोई नहीं दे सकता, इसे हैवी hefty amount. अमाउंट। तो अब सिंगल डिजिट हो जाएगा, 11% भी है तो नियर सिंगल डिजिट है, तो लोग अब गाड़ियां भी ले रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है और स्टॉक एक्सचेंज भी ऊपर जा रहा है। तो ये जो मार्कअप कम हुआ इसका सब दारो मदार था अफरात ज़र से। अफरात ज़र इन्फ्लेशन जो है हमारा कम हुआ, 30-38% से कम होते हुए 7% पे आ गया है। तो इसलिए हम बैंकों के लैंडिंग रेट जो हैं वो हम भी इसके आसपास हम रख सकते हैं। IMF भी हमें उसमें मना नहीं करेगा और वर्केबल भी हैं ये। अच्छा, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बिजनेसेस के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पाकिस्तान की मार्केट को समझा जा रहा है। अब एक अट्रैक्शन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी दिखाई दे रही है जब वो पाकिस्तान की मार्केट्स का जिक्र कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, अभी नियरली हमने देखा कि SIFC की बड़ी एफर्ट्स हुई, बहुत ज़्यादा इसकी एफर्ट्स के बाद हम इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, डेलीगेट्स भी देख रहे हैं हमारे मुल्कों में आना, डिफरेंट डेलीगेशंस आना रीजन से भी और आउट ऑफ द रीजन भी। तो देखिए कैसा लग रहा है? SIFC का जो मेन पर्पज़ है वो है कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स को लाना और बड़े इन्वेस्टमेंट लाने के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको दूर करना। SIFC की जो कंपोजिशन है उसमें फौज पाकिस्तान के भी और सिविलियन भी ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और ये एक कामयाब मॉडल रहा है हमारा, क्योंकि जब हम ग्रे लिस्ट से निकले थे वाइट लिस्ट में फटफ के, हाँ। तो वो SIFC का कंट्रीब्यूशन था। मुझे पता है स्टेट बैंक में जाके चीज़ें करवाते थे, सामने बैठ के FBR में कराते थे, जो भी लेजिस्लेशन हमने करनी थी वो पार्लियामेंट में कराते थे। तो वो फिर अल्लाह ने शुक्र किया कि वो हम निकल गए ग्रे लिस्ट से। अब भी ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो सऊदी अरब के साथ साइन हुई है, ये आपको सुन के ताजुब होगा 19 साल से पेंडिंग थी। 19 years। 19 ईयर्स। SIFC ने अपना असर रसूख को बिलखुसूस जनरल आसिम मुनीर ने इसमें लगाया, वो केयर टेकर वजीर थे कॉमर्स के गौहर एजाज साहब, वो गए सऊदी में साइन कर आए। उसके बाद अब उनके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन मिली है तो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन ये एक लकूना अटका हुआ था 19 साल। और अगर SIFC के इनिशिएटिव नहीं होते, एफर्ट्स नहीं होते, तो आज भी आप यही कहते कि हम कोशिश कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। दिस इज द पावरफुल एपेक्स बॉडी SIFC की हम बात करें तो, और उसका असर रसूख उन जगहों पे जहाँ पे सिविलियन या ब्यूरोक्रेसी सुस्त और ढीली पड़ जाती है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। मैं उसको, वो इन्वेस्टर्स के लिए जमानत है कि आपके काम अटकेंगे नहीं, आपको फॉरेन से अप्रूवल लेकिन मिल इन्वेस्टर्स जाएगी। बहुत सारे हमारे वापस गए हैं, पिलर टू पोस्ट भागते हैं, अप्रूवल नहीं मिलती, NOCs नहीं मिलते। अब वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, IT में काम कर रहे हैं, मिनरल में काम कर रहे हैं, SIFC की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं तो समझता सऊदी अरब हूँ का जिक्र किया है, सऊदी अरब में उनका बहुत बड़ा रोल बहुत है। बड़ा रोल है। हमने मिनारा मिनरल्स को माइनिंग मनारा सेक्टर में देखा, मिनरल्स भी ले हमने रहे हैं देखा और रिफाइनरी का भी एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट का, चल रहा है, जी। ऑयल रिफाइनरी का। ऑयल रिफाइनरी गवादर में जो ऑफ कोर्स होगी, $12 बिलियन का ये प्रोजेक्ट होगा। तो क्या लग रहा है सर, इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात हो रही है, तो ये कब तक इन्वेस्टमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाली है? देखें, अभी पहले नंबर पे तो साइन होगा रिकोडेक, जी 10 से 15% इक्विटी, $500 मिलियन to $1 बिलियन। दूसरे पे ये बाकी रिफाइनरी वाले आते हैं, ये इसके बाद के प्रोजेक्ट हैं। इसी तरह अभी उज़्बेकिस्तान का एक डेलीगेशन कराची आ रहा है। मेरी मीटिंग हुई थी उज़्बेकिस्तान के एम्बेसडर से, शेर अली साहब से, तो उन्होंने बतलाया कि जी वहाँ पे बड़े बिजनेसमैन हैं और वो हमारे फार्मास्यूटिकल, जी लेदर, टेक्सटाइल सेक्टर्स में और फूड Investment चाहते हैं। प्रोसेसिंग 4 चीज़ों में इंटरेस्टेड है। और उन्होंने 2 चीज़ें हमें से शेयर करी थी मुझसे। एक तो उन्होंने कहा कि हम वीज़ा को बड़ा आसान कर रहे हैं और वीज़ा सेंटर्स बना रहे हैं कराची में, जिसमें आप अपनी
जैसे जेरीज होते हैं या दूसरे, तो उसके थ्रू वीज़ा प्रोसेस करके दें और जल्दी हो जाए। और दूसरे, इस डेलीगेशन को SIFC से जो कोशिश है कि वो यहाँ शोरूम खोलें, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, और इसी तरह पाकिस्तान के प्रोडक्ट को वो वहाँ पे एक्सपोज करें। तो लॉजिस्टिक हमारी बड़ी अच्छी हो गई CIS से। राइट। इसमें NLC का एक बहुत बड़ा किरदार है। मुझे पता है पहले 1 कंटेनर महीने में जाता था जी। तो हम तालियां बजाते थे। आज सैकड़ों कंटेनर कार्गो के NSC और TCS लेके जा रहा है सेंट्रल एशियन ममालिक को। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, ये जो रास्ते खुले हैं, अब इससे हमने फ़ायदा उठाना है। राइट। जब रिपोर्ट भी कराची से भी एक हम कह सकते हैं कि वैक्यूम सिस्टम स्टार्ट हो गया, एक वेसल सिस्टम, तो वो भी बड़ा। जी, एयरपोर्ट का तो ग्वादर का इफ्तिताह हो गया है। ग्वादर का एयरपोर्ट एक हेल्प मार्क था, एक सिग्नल था, क्योंकि पोर्ट जब भी डेवलप होती हैं, जब वहाँ शहर डेवलप होते हैं, जब वहाँ एयरपोर्ट डेवलप होते हैं, वहाँ होटल्स और रेस्टोरेंट्स डेवलप होते हैं। राइट। हम ये चाह रहे थे कि पहले पोर्ट डेवलप हो जाए, बाद में ये सब चीज़ें डेवलप नहीं, लिहाजा अब उन चीज़ों को डेवलप करे जा रहे हैं। और एयरपोर्ट के आने के बाद, PIA की फ्लाइट लैंड होने के बाद, अब बाकी एयरलाइन भी आएंगी। ग्वादर इज कनेक्टेड ग्लोबली। राइट। और और वही ट्रेडिंग के लिए ख्वाब हमारे था लिए जो बड़े ग्वादर- एवेन्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। जो CPEC का एक ताज था, हेलमार्क था, ग्वादर एयरपोर्ट। तो ये इसमें चाइना ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है और हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब ये पाकिस्तान पे है कि इन तमाम फैसिलिटीज़ से वो किस तरह फ़ायदा उठाता है और CPEC को किस तरह आगे लेके जाते हैं। सीपैक के ऊपर ही बात हो रही है। फेज 2 स्टार्ट हो गया। कल भी हम देख रहे थे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग एहसन इकबाल साहब, हाईवे जो और है, ये जो अब मजीद हम कह सकते हैं ना, ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से डिस्कशन फर्दर की जा रही है कि आप किसी ना किसी तरीके से कुछ रूट्स ऐसे बहाल करें जिसमें ट्रेडिंग जो है वो थोड़ी सी बूस्ट कर सके। तो ट्रेडिंग के हवाले से ऑलरेडी हमारे पास इंडस्ट्रीज भी शिफ्ट ओवर है चाइना से, तो कैसे देखते हैं ये तमाम जो कराकोरम हाईवे फेज 2 भी स्टार्ट हो रहा है, इसका भी काम हो रहा है? लेकिन सबसे बड़ा ट्रेड हमारा है ही चाइना के साथ। जी। वो $20 बिलियन का ट्रेड तकरीबन है चाइना के साथ। उसमें ये बात सही है, 16 बिलियन के करीब 16.5 उधर से आता है। हाँ। और 3 ML1 कराकोरम हाईवे, ये तो तमाम। ये रोड जो हैं, जी। ये फैसिलिटेट करते हैं लैंड रूट को। जी। सही है ना। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि चाइना के साथ जो फेज़ 2 FTA हमने साइन किया है, जी। उसमें चाइना ने हमको 313 आइटम ड्यूटी फ्री अलाउ करे हैं, इसमें अच्छा। टेक्सटाइल भी है। उसके बाद से ये क्वांटम बढ़ा है और हमारा भी अब चाइना की तरफ एक्सपोर्ट जो है, आइटम जो हमें दिए गए हैं ड्यूटी फ्री, वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो चाइना के साथ मेरा जो आँख मुंतज़िर है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो 9 खुल रहा है पाकिस्तान में, जिसमें चाइनीज़ उन इंडस्ट्री को ला रहा है जो रिलोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो चाइना में वायबल नहीं रही हैं। यहाँ पे लेबर सस्ती अच्छा, है। पूरी दुनिया में भी तो थोड़ा सा एक रेगुलेटरी ड्यूटी हम कह सकते हैं बढ़ने की वजह से, या चाइनीज मार्केट में SOPs के हवाले से कुछ वो भी तो ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान में शिफ्ट ओवर करें या अपने रीजन के अंदर। देखिए, तो चाइना पाकिस्तान को के लिए तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी चाइना है। को 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी लेबर इतनी महंगी होती जा रही है कि अब वो चीज़ें सस्ते दाम पे बनाना मुश्किल हो रहा है। दूसरे, राइट। अमेरिका ने, ख़ास तौर पे अंकल ट्रम्प ने चाइना पे ड्यूटी लगाने का इशारा पहले भी लगाई थी और अब लगाए रेगुलेटरी ड्यूटीज, टैक्सेस बढ़ाना। तो चाइना से जो एक्सपोर्ट होगी वो वहाँ महंगी पड़ेगी, वायबल नहीं रहेगी। फिर लोग राइट। या तो मुकामी लेंगे या दूसरे ममालिक से लेंगे। चाइना के लिए ये आइडियल है कि अगर वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है तो हम पे वो ड्यूटियाँ नहीं लगेंगी। हमारा जो फ्रेमवर्क है और GSP अमेरिका के साथ भी है, उसमें इन आइटमों पे ड्यूटी हमें तो नहीं अपना है। बिजनेस देखना है इख्तियार साहब, हमें तो रिलेशनशिप बिजनेस के हवाले से करना लिहाजा है। चाइना हमारे थ्रू अपना मार्केटिंग नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल करके ग्लोबल एक्सपोर्ट कर सकता है। राइट। वेल, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। थैंक यू सो मच इख्तियार बेग साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर वापस आते हैं, मजीद प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब के साथ और ख़ासकर इकॉनमी के जो हम कह सकते हैं ना फर्स्ट सेगमेंट के अंदर हमने जो डिस्कशन की वो तमाम चीज़ें। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेगमेंट में हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन के हवाले से मिनिस्टर ऑफ प्राइवेटाइजेशन अलीम खान साहब, जो कि यकीनन हम देख रहे हैं कि फॉरेन डेलीगेशंस को दावत दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर किसी ना किसी तरीके से बिजनेसेस आने चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। SIFC के हवाले से बात करेंगे। SIFC का इजलास जो है वो हमने देखा, उसके अंदर काफ़ी नए जो मंसूबे हैं या नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से बातचीत की गई, डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से भी बातचीत की गई और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कैसा काम चल रहा है या उनकी पेशरफ्त कैसे हो रही है, इसके हवाले से बातचीत की गई। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कारोबारी जो एक डेलीगेशन है उन्होंने भी SIFC का विज़िट किया और वहाँ पे भी जो कारोबारी हजरात हैं यानी कि जो एक बिज़नेस कम्युनिटी है उनके हवाले से काफ़ी जो है वो डिस्कशन हुई। तो आज हम ये डिटेल बात करेंगे। साथ साथ हम हेमटेक्स के हवाले से बात करेंगे। हेमटेक्स जर्मनी में जारी थी और पाकिस्तान ने काफ़ी हेफ्टी उसमें कुछ ऑर्डर्स सिक्योर किए। आज उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। टेक्सटाइल सेक्टर ऑलरेडी पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि GDP ग्रोथ का 8.5% हिस्सा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर का इंडिविजुअली आता है। और अगर हम देखें कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से तो इट इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर कि इसके अंदर जितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है 38% हम कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, 45% जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लेबर जो है ना उनको ऑक्यूपाई करने का एक अच्छा ज़रिया है। और पाकिस्तान में हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर तकरीबन 80% हिस्सा अपना डाले हुए है। तो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि क्या हमारे पास टेक्सटाइल के अंदर कौन कौन सी क्वालिटी और क्वांटिटी यूज़ हो रही है। और ख़ासकर हम होम टेक्सटाइल की बात करें तो इसमें हम पहले ही पूरी दुनिया में माने जाते हैं और एशिया के अंदर भी हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। सो वी हैव हियर अ वेरी गुड गेस्ट इन द प्रोग्राम। उनको शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद बाबर खान साहब। आप हैं बिजनेसमैन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। थैंक यू। बाबर साहब, टेक्सटाइल सेक्टर की बात हो रही है तो मैं सबसे पहले इसी से ही प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री खासकर पाकिस्तान में जो हम GDP ग्रोथ के अंदर इसका हिस्सा देखते हैं, कैसा लग रहा है? और ख़ासकर जो हेमटेक्स गुजरी है, कितने ऑर्डर सिक्योर किए पाकिस्तान ने और क्या बिजनेस जो है वो जनरेट किया? देखिए, टेक्सटाइल का आपने खुद ही एक्सप्लेन किया कि GDP में 8.5 के करीब उसका शेयर है, बल्कि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का ही है। तो टेक्सटाइल की ग्रोथ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और वो हो भी रही है, मगर हमारा जो पेस है वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों का है, बांग्लादेश का और चाइना का। पेस नहीं है या कंडूसिव एनवायरनमेंट नहीं है? दोनों बातें हैं। मतलब कंडीशन इन्वायरमेंट नहीं है तो इस वजह से पेस नहीं है। तो अभी जो वैसे तो जो आपने हेमटेक्स का पूछा, तो हेमटेक्स एक बड़ा इवेंट होता है। इसमें हमारी जो एक्सपोर्टर्स होते हैं टेक्सटाइल के, मेडअप्स के और बेडशीट के, ये पूरे साल का बिजनेस सिक्योर करते हैं। और इसमें पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन था। 273 कंपनीज हैं वहाँ पर पाकिस्तानी पवेलियन में स्टॉल लगाया हेमटेक्स में। बहुत बड़ा एक पार्टिसिपेशन था और उसमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो बहुत अच्छे कमिटमेंट हुए हैं बायर्स के साथ, बहुत ज़्यादा। यानी कि बिज़नेस एक तो ज़ाहिर है कि एक कंटिन्यूस बिज़नेस चल रहा होता है कस्टमर के साथ, कुछ नए बिज़नेस, नए कस्टमर्स भी लोगों ने सिक्योर किए हैं। तो बिज़नेस की उम्मीद है कि अच्छा बिज़नेस होगा, प्रोवाइडेड ये कि हमारी जो इन्वायरमेंट जो है कंडीसिव रहा है, कॉस्ट ऑफ डूइंग अच्छा, क्या प्रोडक्शन। चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस है जो आप समझते हैं कि एनवायरनमेंट कंडूसिव रहे? इससे क्या मुराद है? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी है। गैस की प्राइस और बिजली की प्राइस हम रीजन में सबसे एक्सपेंसिव हो गए और उसका इनपुट बहुत ज़्यादा है अपने हमारे टेक्सटाइल में, प्रोडक्शन में। तो एक तो वो चैलेंज है कि जिसकी वजह से फिर हमारे पास इस वक्त कॉटन की ग्रोथ और कॉटन की प्रोडक्शन जो है कम हुई है। अच्छा, तो जाहिर है कि जब रॉ मटेरियल आपको इम्पोर्ट करना पड़ता है, जिससे आपको इम्पोर्ट बिल में इजाफा होता है। तो कॉटन पे गवर्नमेंट को तवज्जो देने की बड़ी शदीद ज़रूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर में कि कॉटन की ग्रोइंग को बढ़ाया जाए। पिछले साल कॉटन अच्छी हुई थी, यानी उससे पिछले साल ख़राब हुई थी, अब पिछले साल अच्छी हुई, फिर इस साल फिर जो है थोड़ा सा कम हो गई है। काफ़ी कम हुई है। अच्छा बाबर साहब, एक चीज़ ये कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है ना, इसका इशू आता ही है। हम तमाम एक्सपोर्ट सेक्टर में नॉट ओनली फोकस ऑन टेक्सटाइल सेक्टर, ऑल सेक्टर्स हम ये देख रहे हैं थोड़ा सा इशू होता है कि हमें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना ही पड़ता है। क्या रीज़न है? क्या हमारे पास इतना क्यों इतना खुद कफील नहीं हो पाते? बस रॉ मटेरियल तो वो टेक्निकल है जिसके पास हमारा प्लांट नहीं है, यानी जो
मिसाल के तौर पर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो केमिकल्स हैं जो हम बनाते नहीं हैं। मगर कॉटन के साथ ये है कि कॉटन की आप ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री रहा है, एक ज़माने में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 रहा है पूरी दुनिया में। जी, पूरी दुनिया में। तो अब वो पीछे चला गया है, जो यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कॉटन जो है उसका पोर्शन कम होता जा रहा लेकिन है। ये भी तो क्लाइमेटिक एक हम कह सकते हैं ना इशू भी तो है, ये भी तो एक चैलेंज है कि हमारे पास क्लाइमेट एक्चुअली क्या है कि प्लानिंग का प्रॉब्लम है ज़्यादा, क्लाइमेट से कॉटन का अभी फ़िलहाल प्रॉब्लम नहीं है क्लाइमेट का इतना, प्लानिंग का प्रॉब्लम है। गन्ना ज़्यादा उगाया जाता है, गन्ने वो ज़्यादा पानी लेता है, कैश क्रॉप बन जाता है, तो कॉटन में बाज़ दफ़ा ग्रोअर्स को फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा होता। तो उसको जबकि कॉटन एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉटन से पूरी इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं यानी कि, तो इसलिए जो ना कॉटन की ग्रोथ पे, कॉटन की क्वांटिटी पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। उसका जो कॉटन ग्रोइंग एरिया है उसको सिक्योर करना चाहिए कि उसमें वहाँ कोई और चीज़ ना लगे, ताकि जो है कॉटन अगर प्रोड्यूस होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। और देखिए ना, 1 किलो कॉटन जो है वो $4 $4.5 का रेवेन्यू लेकर आती है। अच्छा। इम्पोर्ट वो जो कहते हैं डॉलर्स लेकर आती है फॉरेन एक्सचेंज। तो अगर आप जो है कहते हैं उस पर तवज्जो नहीं देंगे तो ज़ाहिर लामहला आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर बाहर भेजने पड़ेंगे। तो बेहतर ये है कि हम इस सेक्टर पे तवज्जो दें, अपनी एनर्जी कॉस्ट को कम करें। तो इससे हमारा टैक्सेशन का भी बड़ा इशू है कि हम पिछले साल हमारा टैक्सेशन एकदम एक्सपोर्ट पर डबल हो गया, जो रीजन में सबसे हाई है, और FTR से NTR में कन्वर्ट कर दिया गया, जो एक अनदर प्रॉब्लम है जो अगले सालों में हर्ट करेगा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पे। हालांकि मे भी अगले साल ये वाइप आउट हो जाए, देखें बजट तो बनने दें। गो के इस वक्त जो ना काफ़ी ग्रोथ है और पोटेंशियल है, क्योंकि देखें ना, अभी तो एग्रीकल्चर सेक्टर है, अभी तो नॉन फाइलर्स भी बहुत सारी ड्यूटीज इंपोज की जा रही है, तो यकीनन जब टैक्स कलेक्शन होगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास, यानी कि टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें जो कि एक एक्सपोर्टिंग सेक्टर है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई वेट कम होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जो कमिंग ईयर है उसमें तो लोगों को प्रॉब्लम होगी। जब देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाए, लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाता है, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये बिजनेस करने का फ़ायदा नहीं है, मेहनत भी करो और अर्निंग भी ना हो। तो इसलिए बेहतर ये कि इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि रिव्यू करे जी, क्योंकि ये टैक्स ये सिर्फ जो कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज जनरेट नहीं कर रहा। आपने खुद कहा कि सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट जो टेक्सटाइल सेक्टर देता है। आप सुन रही होंगी बहुत सारी स्पिनिंग मिलें बंद हो रही हैं। नहीं तो सर ये इनको ऐसा क्या किया जाए, कुछ सजेशन देना कि इनको ऐसा। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एनर्जी कॉस्ट सबसे पहले कम होनी चाहिए। अब IPPs के मसले भी हल हो रहे हैं, तो इमीडिएट इसका इम्पैक्ट जो है नजर आना चाहिए। ठीक है, गैस यू आर ऑप्टिमिस्टिक कि IPPs के जो इश्यूज सॉल्व हुए हैं तो यकीनन इससे कोई ना कोई बिल्कुल इससे होनी चाहिए गवर्नमेंट की ये अच्छा एक चीज और बाबर साहब, एक चीज और, बांग्लादेश इज नॉट प्रोड्यूसिंग अ सिंगल बेल ऑफ कॉटन, बट एक्सपोर्ट आप उनकी देख सकते हैं टेक्सटाइल की। तो पाकिस्तान के ऊपर ये क्वेश्चन क्यों रेज होता है कि हमारी एक्सपोर्ट कॉटन की जो है वो एक प्रोडक्शन कम हुई, उसकी ग्रोथ कम हुई, क्रॉप कम हुई। असमें देखिए बांग्लादेश से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बांग्लादेश का तो मॉडल हमेशा से इंपोर्ट बेस्ड था जी, ठीक है, हमेशा से इंपोर्ट बेस्ड पे बना। मगर उन्होंने अपने मुल्क में बांग्लादेश से क्यों बाहर लेता है? बांग्लादेश से कोई इनकी रिश्तेदारी तो नहीं है। जब बांग्लादेश सस्ता प्रोड्यूस करता है, अच्छा प्रोड्यूस करता है, तो बाहर वहाँ से लेता है। तो वो भी तो कॉटन इंपोर्ट ही कर रहा है ना जी, कॉटन इंपोर्ट करते हैं, तो उनका भी इंपोर्ट का देखिए, उनके पास तो कॉटन, उनकी मजबूरी है, उनका लैंड नहीं है तो कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, मगर हमारे पास तो अल्लाह ताला ने एक वाइट गोल्ड दिया हुआ है आपको। ठीक है, हम उसको सही तरीके से क्रॉप ना करें, सही तरीके से कल्टीवेट ना करें तो हम अपना नुकसान करेंगे। हम तो ये कर सकते हैं ना, हमारे पास जगह, हम करते रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इसीलिए इस बार फार्मर्स को फोकस किया गया है, किसी ना किसी तरीके से इनको लोन दिया जाए कि हमारी प्रोडक्शन कॉटन और वीट की सबसे अच्छी हो। अच्छा, मैं बाबर साहब यही पूछना चाहूँगी कि अगर हम कॉटन प्रोड्यूस चलें, हमारी अपनी ही प्रोडक्शन है, उसके बावजूद भी तो हमें जो चैलेंज आता है वो आप समझ सकते हैं सिर्फ पावर टैरिफ्स का आता है, और कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो टेक्सटाइल पॉलिसी जो है रिवाइज होनी चाहिए, बननी चाहिए, उसको देखना चाहिए कि, और उसके जो तमाम सेक्टर हैं उसमें एक कॉटन पॉलिसी भी होनी चाहिए कि कॉटन की कि अगले 5 साल की कितनी ग्रोथ होनी चाहिए। और कॉटन एक्सपोर्ट ना हो, रॉ कॉटन एक्सपोर्ट ना हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसलिए कि वो जितनी यूज़ होगी आपकी लेबर इंटेंसिव होगी, वैल्यूड होगी, उसके साथ गारमेंट बनेंगे तो एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल ये है कि चाइना पे बहुत सारे टैरिफ भी लग रहे हैं, चाइना से बायर्स पुल आउट कर रहे हैं जी, और वो हमें कहते हैं कि पाकिस्तान से लेना चाहते हैं। वो आ भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं। पिछले 1 साल से क्या डिमांड होती है उनकी?
देखिए डिमांड उनकी ये है कि आपकी प्राइस जो है मीट करनी चाहिए, सबसे बड़ी डिमांड तो क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। क्वालिटी। देखिए क्वालिटी जो है सम हाउ आप उस क्वालिटी की पैरिटी में तमाम दुनिया के करीब होते हैं, ठीक है, क्वालिटी आप मीट कर लेते हैं। असल मसला होता है प्राइस का। जब आप प्राइस मीट नहीं कर पाते तो अब देखिए वॉल्यूम से जो बायर बाय कर रहे हैं वो तो 10 सेंट 5 सेंट पे ऑर्डर जो है शिफ्ट कर देते हैं बांग्लादेश अच्छा। से। तो इसलिए हमें उनसे कम्पीट करना है, बांग्लादेश से, चाइना से। चाइना के 300 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की। हम उसका 10% भी एक्वायर कर लें तो हमारी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी। जितनी हम एक्सपोर्ट है पूरे पाकिस्तान की, उसकी एक्सपोर्ट डबल हो जाएगी सिर्फ 10%। और उसके बहुत पोटेंशियल इसलिए है कि बाहर से वहाँ से पुल आउट करना चाहते हैं। दूसरे जैसे अमेरिका में उनका टैरिफ लग रहे हैं तो उनकी प्रोडक्ट वहाँ महंगी होती जा रही है। तो बाहर चाहते हैं कि सेकंड डेस्टिनेशन या थर्ड डेस्टिनेशन के पास हाथ में हो, और पाकिस्तान चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान का एक कॉटन चेन भी है और पाकिस्तान बहुत अरसे से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान की रेपुटेशन भी है। सिर्फ कॉस्ट का या सेलिंग प्राइस का मसला है, उसको हमें देखना चाहिए कि हम कैसे कम्पीट कर सकते हैं बांग्लादेश से, कंबोडिया से, कहीं कहीं वियतनाम से भी करना पड़ता है। तो हमें कैसे इंडिया से हम किस तरह कम्पीट कर सकते हैं। अगर हम उनसे कम्पीट कर लें तो बिज़नेस हम एक्वायर कर सकते हैं। बायर बांग्लादेश, देखिए बायर बांग्लादेश से क्यों लेते हैं? एक उनको कंसिस्टेंट प्राइस मिल रही है, लो प्राइस मिल रही है, एक कंसिस्टेंट क्वालिटी मिलती है, हम क्वालिटी मीट कर लेते हैं। पाकिस्तान डिलीवरी में बांग्लादेश से अच्छा है, डिलीवरी मीट करने में भी, मगर प्राइस में हम जो है उनको बीट नहीं कर पाते और फिर वो हम लूज़ कर देते हैं। तो अगर हम, आपने हेमटेक्स का जिक्र किया, तो सिर्फ क्या हमारे पास टेक्सटाइल की मतलब जो हमारी एक्सपर्टीज है वो होम टेक्सटाइल की है जिसमें बेडशीट, टॉवल एंड ऑल गुड्स, या फिर आप देखते हैं कि डेनिम के हवाले से? पाकिस्तान डेनिम में तो पाकिस्तान डेनिम का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान में डेनिम के बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं और टॉप 100 में 7-8 तो डेनिम के एक्सपोर्टर्स हैं जो डेनिम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। निटवेयर है, निटेड गारमेंट, कैजुअल गारमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। बल्कि सबसे बड़ा शेयर निटवेयर का है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट में, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में। बल्कि टोटल एक्सपोर्ट में 28% शेयर जो है निटवेयर का है। तो यानी कि निटवेयर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं मज़ीद। तो सिर्फ होम टेक्सटाइल नहीं है, होम टेक्सटाइल भी एक बड़ा सेक्टर है। होम टेक्सटाइल और मेडअप्स जो है ये भी एक बड़ा सेक्टर है, इसमें भी बहुत पोटेंशियल है। बात यह है कि और हमारा सबसे बड़ा बायर यूरोपियन मार्केट है। नहीं, यूरोपियन और यूएस मार्केट, ओके, दोनों ही मार्केट बड़ी हैं और दोनों ही में जो कहते हैं पाकिस्तान का अच्छा जो है यानी आगे भी पोटेंशियल है और अभी भी अच्छी एक्सपोर्ट है। मगर ये कि ये बढ़ सकती है, बल्कि डबल हो सकती है। थोड़ी सी पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट टेक्सटाइल एसोसिएशन के साथ बैठे, उनके साथ नेगोशिएट करे, प्रॉब्लम समझे और उसको हल करे तो इंशाअल्लाह ताला एक्सपोर्ट डबल हो सकती है चंद सालों में सिर्फ। यानी कि मगर आपको ज़ाहिर उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, मगर क्योंकि इसमें लेबर भी है, इसमें मशीनरी भी रिक्वायर्ड है। वेल, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई बाबर साहब। वेल, थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। आज के दिन हमने तमाम जो एक टॉप स्टोरीज हैं वो डिस्कस की, साथ साथ टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से स्पेसिफिकली और ऑटो फाइनेंसिंग के हवाले से डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए।